गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर दीपक मेहता। आप लोगों को मैं बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैं 11th का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट से ही स्टार्ट करता हूँ, जो कि है सेल। ओके। तो जनरली जो सेल है, सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। ठीक। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट बोलने का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचनात्मक, यानी कि संरचना, यानी कि बनावट। ठीक है। और फंक्शनल का मतलब होता है क्रिया, काम। तो वो काम क्या करता है। तो कहने का मतलब कि बनने में भी और काम करने में भी, दोनों में क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है। कहने का मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, यानी कि काम करना और बनाना, दोनों का मेन बेसिक चीज़ क्या है, तो सेल। यानी कि सेल के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ना ज़िंदगी पॉसिबल है, ना हम, ना आप, ना कोई पेड़, ना कोई पौधा, नहीं कुछ, कोई भी एनिमल लिविंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्योंकि हम मनुष्यों में क्या है, पहला चीज़ तो यही ना कि हमारा शरीर बना, यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिट सेल से बना, और फिर फंक्शनल यूनिट, अब उसी शरीर में काम हो रहा है। तो ये हुआ सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या हिंदी में बोले तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। आगे चलते हैं। इसकी खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की है। ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। इस वाक्य को सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। ये सिद्धांत सेल्डिन एंड स्वान ने दिया था। अब इस लाइन को समझते हैं। ठीक है। कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि आप समझो कि एक आप घर बना रहे हो। ठीक। तो घर में जो आपका घर बन रहा है वो एक एक ईंट को जोड़कर बन रहा है। ठीक। तो इकाई उसी को बोला जाता है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ हो किसी चीज़ को बनाने में। ठीक है। तो एक घर को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उसमें क्या चीज़ का आवश्यकता पड़ा होगा? सीमेंट का, पानी का, या फिर ईंट का? तो ईंट का सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ा, ईंट का। तो एक घर को बनाने के लिए उसका आधारभूत इकाई क्या हुआ? ईंटा। यानी कि कहने का मतलब आधारभूत इकाई, कहने का मतलब कि बेस, उसका नींव क्या है, मेन उसका खड़ा होने का कारण क्या है। तो वो एक घर के लिए ईंट हुआ। उसी तरह से एक कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। कहने का मतलब एक जीवन, यानी कि हमारा जो जीवन है, एक मनुष्य का जीवन या फिर कोई प्राणी का जीवन, उस जीवन का हम कल्पना कब कर सकते हैं? जब कोशिका रूपी ईंट रहेगा तभी तो हम ये जीवन रूपी घर बना पाएंगे। कहने का मतलब सपोज दैट, मान लो कि जीवन हमारा घर है। ठीक। तो इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? कोशिका। कोशिका रहेगा तभी तो इस जीवन को बना पाएंगे। जीवन के लिए क्या चाहिए? पहले हमारा शरीर बनेगा, फिर उसमें क्रिया होगा, तो जीवन हो गया। तो इसलिए कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। इसी चीज़ को बोला जाता है सेल थ्योरी। एग्ज़ाम में पूछ सकता है व्हाट इज सेल थ्योरी, या फिर सेल थ्योरी क्या है, या कोशिका सिद्धांत हिंदी में बोल सकते हैं। तो साधारण सा चीज़ है। ठीक है। आप बस सेंटेंस को समझोगे, वर्ड्स को समझोगे, समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहे हैं और इसका क्या जवाब देना है। अब ये भी क्वेश्चन आता है साथ में कि ये सिद्धांत किसने दिया है? तो ये सिद्धांत दिया है सेल्डेन एंड स्वान ने। तो इसको तो रटने वाला चीज़ को मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि रटने वाला चीज़ को रटना ही पड़ता है। ठीक है। इसको आप रट लेना कि हु गेव्स द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दिया? तो सेल्डेन एंड स्वान। ओके। आगे बढ़ते हैं। एक इंग्लिश में कहावत है कि ओमनी सेलुआ ई सेलुआ। इसका मतलब होता है कि सभी कोशिका का जन्म अपने पहले से रह रहे कोशिका से ही हुआ है। तो इस सेंटेंस को आप फिर से पढ़ो और समझो फोर्थ पॉइंट को, कि इंग्लिश का एक कहावत है कि ओमनी सेलुआ ई सेलुआ। ये क्वेश्चन नीट या फिर कंपटीशन बेसिस पे क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, तो इसको रिमेंबर करना ज़रूरी है
तो ओमनी सेलुआ ई सेलुआ कहने का मतलब कि कोशिका का जन्म अपने पहले से रह रहे कोशिका से ही हुआ है। अब आप सोचो कि आपका जन्म कैसे हुआ है, अब अपने आप पे लेकर सोचो। आपके पिताजी पहले से रह रहे थे इस दुनिया में, तभी तो आपका जन्म हुआ। तो मान लो कि आप कोशिका हो और आपके पिताजी वो कोशिका है जो इस दुनिया में पहले से रह रहे थे, ठीक है। तो बात को ये समझना है कि जो हमारे पूर्वज हैं, हमारा अस्तित्व उन्हीं से है, हम उन्हीं से पैदा होते हैं। यहाँ भी वही चीज़ बोलना चाह रहा है कि ओमनी सेलुआ ई सेलुआ, कि कोशिका का जन्म अपने पहले से रह रहे कोशिका से ही हुआ है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जितना भी कोशिका है सबका जो जन्म हुआ है प्री एग्जिस्टिंग सेल, कहने का मतलब पहले से जो सेल एग्जिस्ट करते हैं, पहले से जो सेल रह रहे हैं यहाँ पे, उन्हीं से वो पैदा हुए हैं। ऑब्वियसली है, हर को बच्चा अपना माँ बाप से ही पैदा होता है, बिना माँ बाप का थोड़ी बच्चा पैदा होता है, या फिर उसके लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए ही होता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, 5th पॉइंट। कोशिका दो तरह के होते हैं, ठीक है। कोशिका जो है दो तरह के होते हैं, पहले प्रोकैरियोट्स और दूसरे यूकैरियोट्स। उच्चारण सुनना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। अब सिंपली याद करने का तरीका देखो कि प्रोकैरियोटिक, पुराना, ठीक। तो याद रखो प्रोकैरियोटिक हुआ वो पुराना हो गया, और यू मतलब न्यू, न्यू मतलब नया होता है ना, न्यू यू। तो यूकैरियोटिक यानी कि ये नया। तो कोशिका दो तरह के होते हैं, पहले पुराने, दूसरे नए, ठीक। सिंपली याद करने का तरीका, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो जो सेल बहुत पुराने हैं, जो पहले से यहाँ पे रह रहे थे, वो प्रोकैरियोटिक हो गए, और जो नए सेल डेवलप हुए उन्हें यूकैरियोटिक कह दिया गया, ठीक है। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा पॉइंट वाइज ही प्रोकैरियोटिक को समझ लेते हैं कि 6th पॉइंट में है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका बनावट में सबसे पुराने हैं। देखो यहाँ पे वही बात बोला कि प्रोकैरियोटिक, याद करने का तरीका बताए थे, प्रो मतलब पुराना, तो पुराना कोशिका है यानी कि बनावट में सबसे पुराना, यानी कि अगर इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मॉर्फोलॉजिकली मोस्ट प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना, ठीक है, और मॉर्फोलॉजिकली कहने का मतलब बनावट में, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस तरह से ये मॉर्फोलॉजी कहलाता है, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक मतलब होता है वो जो पुराने सेल्स को बोलते हैं, जो पुराने हैं पहले से, बनावट में पुराने हैं मतलब। और ये पुराने इसलिए हुए कि यूकैरियोटिक सेल्स में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो कंटेंट पाए जाते हैं, यानी उसके अंदर का जो मटेरियल है, जो जो अंग पाए जाते हैं, वो अंग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में अलग अलग है। तो इस आधार पे ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में जो है प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और फ्लैजिला नहीं पाए जाते थे उस टाइम। तो और अब के जो यूकैरियोटिक सेल्स हो गए हैं उसमें ये सारे मटेरियल पाए जाते हैं, लाइक प्लास्टिक, माइटोकॉन्ड्रिया, 9+2 फ्लैजिला। इन सब के बारे में हम आगे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मुश्किल होगा मुझे भी एडिट करने में या फिर जो भी है, और आपको समझने में भी ज़्यादा लेंदी ना बनाते हुए, छोटा छोटा टॉपिक पर ही करते हुए पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। और मैं ऐसे ही पॉइंट वाइज पढ़ाऊँगा ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। ये कंपटीशन लेवल पे भी रहेगा और बोर्ड लेवल पे भी। आप सोचो कि अगर आपको हम नोट्स दे दें, अगर आपको हम छपवा दें, तो आप बोर्ड में जाकर लिख लोगे, अच्छे से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा मार के सब कुछ किया जाता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो मेन है समझना। अभी तक मैंने जितना आपको समझाया वो आपको ईजिली समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है, आधारभूत इकाई किसको बोलते हैं, इंग्लिश का जो कहावत है ओमनी सेलुआ ई सेलुआ, इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ गए होंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है, आप ये सब कुछ समझ गए होंगे। अब अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया भी तो आप इसको बना के खुद से भी लिख सकते हो। अगर किसी चीज़ को समझ जाओ ना तो आप अच्छे से उसको लिख पाओगे, लेकिन रटने पे उसको आपको लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। रटने से क्या होता है, अगर आप भूल गए तो आगे आप नहीं लिख पाओगे।
इसलिए किसी भी चीज़ को समझने का कोशिश करो, ना समझे कमेंट करो, मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।